ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आप देख रहे हैं जनहित। आज की कवर स्टोरी में आपको दिखाएंगे कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम गाने से रुकने पर सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब अमित शाह ने दोनों को देश विरोधी बताते हुए माफी मांगने को कहा है। विवाद की पूरी टाइमलाइन आपके सामने आगे रखूंगी। इसके बाद बिग स्टोरी में अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव के लिए हर पार्टी जेनजी वोटर्स पर दांव लगा रही है, लेकिन जेनजी का हाथ किसके साथ, पूरा विश्लेषण आगे करेंगे हम। और फिर स्पेशल स्टोरी में रात 9:30 बजे जरूर देखिए, बदले बदले से कुमार नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक पीएम मोदी बीजेपी का भरपूर गुणगान करने वाले कवि कुमार विश्वास के अंदाज अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तो जनहित में खबरों की शुरुआत वंदे मातरम से। राष्ट्रगीत के 2 छंद आप बचपन से गाते आए हैं। देर सवेर सभी 6 छंद भी आपको कंठस्थ हो ही जाएंगे। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस ने क्या कानून बनने के बावजूद वंदे मातरम को पूरा सम्मान देने से मना कर दिया है? 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में ही सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया और कल कांग्रेस दफ्तर में ही उसे पूरा गाने में एक बाधा पैदा हुई। वंदे मातरम के अपमान को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। सिर्फ सोनिया गांधी ने पूरी कांग्रेस की सोच को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान क्यों किया? कि जानबूझकर किया या गलती से हो गया? अगर गलती से हुआ होता तो ये कैसे संभव है कि एक ही गलती एक साथ सोनिया गांधी भी करें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी करें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी करें? वंदे मातरम गाते समय देश के 3 बड़े नेताओं का एक साथ गलती करना, राष्ट्रगीत का सम्मान और उसका प्रोटोकॉल भूल जाना, क्या कोई इसे संयोग मान पाएगा? या फिर वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना कल कांग्रेस दफ्तर का सच था? ये तमाम सवाल हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार इन आरोपों का खंडन कर रही है। वंदे मातरम के अपमान को लेकर कांग्रेस पर हमले हो रहे हैं और आज कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 2 बार हमला किया। कल जो हुआ उसे पाप बता दिया और 2 मांग कर डाली। सोनिया गांधी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का आरोप कि वंदे मातरम का गायन अधूरा छोड़ा गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि सभी 6 छंद वंदे मातरम के कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त के मौके पर बीते कल गाए गए। अब देखिए, वैसे जिस तरीके से राजनीति हो रही है ना, ये समझिए आप दरअसल हो क्या रहा है, सब समय की बात है। 3 दिन पहले तक क्या हो रहा था? कांग्रेस इन्हीं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पूरी तरीके से आक्रामक। कांग्रेस कह रही थी प्रधानमंत्री माफी मांगो, कांग्रेस कह रही थी गृह मंत्री इस्तीफा दो। छात्रों का मुद्दा था ना, छात्रों पर जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुई थी, उसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से कटघरे में खड़ा कर दिया गया था अमित शाह को। उनके इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी। पूरा सत्र आपने देखा, मानसून सत्र संसद का, जो इसी हंगामे की भेंट चढ़ा। लेकिन अब बाजी पलट गई है। अब कांग्रेस को उसी के शीर्ष नेतृत्व की एक हरकत जो है वो उल्टी पड़ गई और बीजेपी को मौका मिल गया। राष्ट्रवाद के पिच पर बीजेपी बड़ी खिलाड़ी है, अड़ गई है वो। सोनिया गांधी माफी मांगो, ये मांग कर रहे हैं अब अमित शाह। इस बीच अमित शाह ने आरोप लगा दिया कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में ये कर दिया है। बीजेपी ने इसे और खुलकर कह दिया कि वंदे मातरम के अपमान के पीछे ये कांग्रेस की मुसलमानों को खुश करने के लिए एक मैसेजिंग थी। अब आज बीजेपी ये मुद्दा सड़क पर लेकर उतर गई, पुलिस थाने में गई। बीजेपी वर्कर्स ने मुंबई गोवा हाईवे पर जाम लगा दिया। सोनिया गांधी माफी मांगो, यही नारे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी ने सोनिया गांधी को वंदे मातरम के गीत की एक किताब बाकायदा कोरियर कर दी है। वंदे मातरम के अपमान पर सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस में 3 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। बेंगलुरु में बीजेपी ने शिकायत लिखाई, सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत में बाधा डाली, कानूनी कार्रवाई सोनिया गांधी पर की जाए।
दिल्ली में हिंदू सेना ने पुलिस में शिकायत दी, मांग की कि राष्ट्रगीत का अपमान मकसद था क्या, पूरी जांच दिल्ली पुलिस करे। और उधर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भी दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में शिकायत दी है। इसमें राहुल गांधी के एक वीडियो का जिक्र करके उसकी जांच की मांग की गई है। वंदे मातरम के अपमान पर कल से आज तक बीजेपी किस तरह फ्रंट फुट पर है, बयानों में देखिए। बंकिम चंद्र जी को अपमान पश्चिम बंगाल का जनता स्वीकार नहीं करेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला दिन में धरना प्रदर्शन होगा। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है। किसी को ऐसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम का बिल नहीं पास होने दिया, विरोध किया, और अब देखिए अपने कार्यालय में। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है। तो ये राजनीति है और यहां पर नेता जो है बस वो मौके की तलाश में बैठे होते हैं। मौका मिल गया है बीजेपी को, आरोप कांग्रेस पर लगा दिए हैं उसने। आरोपों को लेकर कांग्रेस सफाई दे रही है, वो आपको आगे बताऊंगी। लेकिन कांग्रेस खुद ऐसा लग रहा है जैसे कंफ्यूज सी हो गई है। राष्ट्रगीत के अपमान से सोनिया गांधी का बचाव कैसे करे, ऐसा लग रहा है फिलहाल। आज वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर से भी कांग्रेस की खिंचाई हुई है। बंकिम बाबू के वंशज ने, जो बीजेपी के विधायक हैं, सुमित्रा चटर्जी, सोनिया गांधी को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने लिख दी है। सोनिया जी, आप आत्ममंथन करें। जिस गीत को कांग्रेस ने मंत्र माना, उस पर आप असहज क्यों हैं? इस व्यवहार के लिए देश, विशेषकर बंगाल से बिना शर्त आपको क्षमा मांगनी चाहिए। ये चिट्ठी का लबोलुबाब। हमको क्यों, मेरा पूरा फैमिली को आघात लगा, या ये आघात सिर्फ हमारा फैमिली का नहीं, ये सारा भारतवासी का आघात है। क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ हमारा फैमिली का प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरा भारत का प्रॉपर्टी है। सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। वो इतना देर तक भारत में रह चुकी है, मगर फिर भी वो अपना इटालियन कल्चर भूली नहीं। तो राजनीति में इस वक्त जो मूल सवाल खड़ा कर दिया गया है वो ये है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। अब ये जानते हुए भी कि राष्ट्रगीत का दर्जा राष्ट्रगान के बराबर है, क्या सोनिया गांधी ने जानबूझकर ऐसा किया है? कांग्रेस क्या बैकफुट पर है? ये बताने से पहले कल का एक वीडियो आपको एक बार फिर से देखना चाहिए। कांग्रेस दफ्तर में 15 अगस्त का मौका था, कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही वंदे मातरम का तीसरा छंद शुरू हुआ, सोनिया गांधी कुछ असहज सी नजर आई। उन्होंने उनके बराबर में खड़े मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, कुछ कहा, क्या कहा नहीं पता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दाई तरफ देखा, फिर सोनिया गांधी को कुछ बताने लगे, और तभी राहुल गांधी ने भी उन लोगों की तरफ देखा। चौथा छंद शुरू होते ही सोनिया और असहज हो गई। हाथ के इशारे से सामने कुछ कहा, फिर वो अपनी जगह से थोड़ा हटी। दाई तरफ से एक व्यक्ति राहुल गांधी के पास आए, कुछ बोलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ आए। इसके बाद सोनिया भी उनसे कुछ कहने लगी और फिर जगह पर वापस आ गई। सोचिए, ये हिलना डुलना, जगह से हटना, बीच में बातें करना, कभी दाएं कभी बाएं देखना, ये सब राष्ट्रगीत के वक्त हो रहा था, जबकि प्रोटोकॉल है राष्ट्रगीत राष्ट्रगान में सावधान की मुद्रा होती है। आप जानते ही हैं, दोनों हाथ आपको सधे हुए नीचे की तरफ रखने होते हैं, सीना आपको बिल्कुल सीधा सधा हुआ रखना होता है, नजरें भी आपको एकदम सीध में रखनी होती हैं। लेकिन राष्ट्रगीत के गायन में कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व बड़ा कैजुअल सा दिख रहा था। पूरा नेतृत्व अपनी जगह से डोल रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ कंफ्यूजन में है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चर्चा सी चल रही है, मंथन सा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस का पक्ष सुनाने से पहले राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के मान अपमान पर अब आपकी थोड़ी जानकारी मैं बढ़ा देती हूँ। दरअसल राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के समय खड़े न होना और इसमें जानबूझकर बाधा डालना कानून की नज़र में दोनों अलग अलग मामले हैं। 1986 में केरल के 3 स्कूली बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। राष्ट्रगान गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान में सम्मानपूर्वक खड़े होना पर्याप्त सम्मान है। 2021 में एक कॉलेज टीचर के मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का भी फैसला आया। राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होना अनादर है, न कि अपराध है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑर्डर एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध तब होता है जब राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के गायन में बाधा डाली जाए, उसे रोकने का प्रयास किया जाए। यानी राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े ना होना,
बैठे रहना, या फिर जैसा यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, हिलना डुलना, इधर उधर देखना, तो ये अनादर तो हो सकता है लेकिन अपराध नहीं। अपराध तब होगा जब बाधा डाल दी जाती, जब इसको रोक दिया जाता, और रुका नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय में सारे 6 छंद वंदे मातरम के बीते कल गाए गए हैं। ये मैं आपको तथ्य बता रही हूं। अब कल के वीडियो को 3 हिस्सों में देखिए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रगीत के बीच में सावधान की मुद्रा छोड़ी, कुछ बातें करते नजर आए। ये राष्ट्रगीत के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, अनादर है, अपराध नहीं है। सोनिया गांधी पर अपराध का आरोप लग रहा है कि उन्होंने राष्ट्रगीत को रुकवाने की कोशिश की, उसमें उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की, इसीलिए सोनिया गांधी अब निशाने पर आ रही हैं बीजेपी के। बीजेपी के क्या आरोप है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का सम्मान बढ़ाने वाले संसद से पास संशोधित कानून को चुनौती दी। कांग्रेस हर आरोप सिरे से खारिज कर रही है और कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बीते कल से ही लगातार सफाई दी जा रही है। हालांकि अलग बात है कि बीजेपी उसे नहीं मान रही। भारतीय जनता पार्टी एक घटिया, अस्तरहीन आरोप लगा रही है जो झूठा और 100% उतना ही झूठा है जितना भाजपा का राष्ट्रप्रेम। 1904 से कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन होता है। आपकी विचारधारा के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया क्योंकि वंदे मातरम गाने पर लाठी पड़ती थी। वंदे मातरम के वो 2 स्टैंजास एडॉप्ट करवाए थे जिनका ताल्लुक मदरलैंड से। बाकी जो स्टैंजास हैं जो मजहबी हैं, जिनका ताल्लुक हिंदू धर्म से है, उनको हटा दिया गया था। तो अभी आपने जिन कांग्रेस नेताओं को सुना है वो जवाब देने की बजाय मौलिक बातें कर रहे हैं कि वंदे मातरम तो हमारे अधिवेशन में ही गाया गया था, भाजपाई हमें क्या सिखाएंगे। दरअसल कल जो कुछ हुआ है उसके बाद कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि बचाव में बोलना क्या है, किसे बोलना है, इसीलिए जिसे जो लगा कांग्रेस का वो नेता बोलता हुआ सुनाई पड़ा। एक कहानी बता दी गई। सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत की चिंता थी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाने को कहा था। लेकिन दूसरी कहानी ये है, सोनिया गांधी वंदे मातरम के 2 छंद से ज्यादा गाने पर असहज थी। वो बोली 2 से ज्यादा गाना ही क्यों है। अब इन दोनों कहानियों के प्रमाण के तौर पर कांग्रेस के नेताओं को सुन लीजिए, दोनों ही चश्मदीद थे। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। माननीय सोनिया गांधी जी ने वो बताया, हमारे महापुरुषों ने जो डिसाइड किया था कि हम वंदे मातरम का जो 2 पंक्तियां हैं शुरुआत में उसको गाएंगे। माननीय सोनिया मैडम ने इस बातों को बताने का हम लोगों को प्रयास किया। आज हमें भी मालूम नहीं था, अगर आप मुझसे पूछिएगा हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता को जिन्होंने हमें बताया। और अगर मैं इसके बाद कभी भी मैं गाऊंगा तो हमेशा जो हमारे महापुरुषों ने पास किया था, जो बताया था, उसको हम करेंगे। तो अब अगर जयराम रमेश की कहानी को सच माने तो सवाल है कि फिर कुर्सी आई क्यों नहीं, और कुर्सी मंगाने का क्या वही उचित समय था जब राष्ट्रगीत चल रहा था। कुछ ही सेकंड की तो बात थी। सांसद मनोज कुमार की कहानी को सच मान लें तो आगे की सियासी तस्वीर यह है कि सरकार ने भले ही राष्ट्रगीत के छंद बढ़ाकर 6 कर दिए हों, लेकिन कांग्रेस को 2 ही अच्छे लगते हैं जितना उसके महापुरुष उसे बता गए। अब आगे जनहित पे बात उत्तर प्रदेश की, जहां करीब 6 महीने में देश की सत्ता का सेमीफाइनल होना है। मैं बात यूपी विधानसभा चुनाव की कर रही हूं। आखिरी वक्त में किस मुद्दे पर यहां पर माहौल गरमाएगा अभी नहीं पता, लेकिन फिलहाल यूपी की सत्ता के हर दावेदार की जुबान पर जेन जी का नाम जरूर है। जंतर मंतर के सफल आंदोलन के बाद अखिलेश यादव जेन जी में 27 की सफलता के सूत्र तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा शक्ति को सत्ता की हैट्रिक की वोट शक्ति में बदलने की जुगत में है। जेन जी को लुभाने में राहुल गांधी, बीएसपी के आकाश आनंद भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यूपी में 27 के चुनाव में जाति नहीं, जेन जी ही सबसे बड़ा होगा। इस बात को समझने के लिए पहले यूपी के 2 सबसे बड़े सियासी चेहरों का सबसे नया शब्द युद्ध देखिए आप। जब से बच्चों ने
लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है। बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों और खासकर जेनजी को लुभाने के लिए चारों प्रमुख पार्टियां क्या कर रही हैं, उसे देख लेते हैं। फिर आपके सामने यूपी के जेनजी का अंक गणित भी मैं रखूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत जल्द यूथ पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने सितंबर में सहारनपुर से युवा योद्धा महासम्मेलन शुरू करने का फैसला लिया है। राहुल गांधी प्रयागराज में इसी महीने छात्रों की गूंज प्रोग्राम कर चुके हैं। बीएसपी के आकाश आनंद खुद को सबसे युवा करार देते हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी को भरी सभा से अंकल संबोधित कर चुके हैं। तो सबके टारगेट पर है जेन जी वोटर। लेकिन जेन जी के मन में क्या है, अब ये तो 2027 के चुनाव में ही पता चलेगा। ये हम सबको पता है कि 14 साल से लेकर 29 साल की उम्र वाले जेन जी कहे जाते हैं। तो इनमें से अभी जो 27 से 29 साल के हैं, ऐसे नौजवानों ने 2017 के यूपी चुनाव में पहली बार वोट दिया होगा, जिसमें बीजेपी को अकेले 312 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला था। जबकि अभी जो 22 से 26 साल की उम्र के हैं, ऐसे नौजवानों ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट दिया होगा, जिसमें बीजेपी की सीटें घटी, 255 सीटें बीजेपी को मिली। हालांकि बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई। लेकिन अभी जो 18 से 21 साल की उम्र के लड़के हैं ना, ये जो युवा हैं, लड़के लड़कियां, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करेंगे। और युवाओं की यही फौज यूपी में गेम चेंजर साबित हो सकती है। यही तो वजह है हर पार्टी की इन्हीं जेन जी पर पैनी नजर है, क्योंकि पहली बार का वोटर किसी भी चुनाव में होता है बड़ा फैक्टर। फिलहाल नौजवानों से बीजेपी को घबराने वाले बयान पर यूपी की सियासत में कैसे उबाल मचा है, आप इसका भी एक ट्रेलर देखिए। अखिलेश जी ने बिल्कुल सही शब्द कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब नौनिहालों में भी, बच्चों में भी, 10 साल से लेकर के 80 साल के बुजुर्गों में भी अपने लोकतंत्र के और संवैधानिक हक और अधिकार के प्रति जागरूकता जगी। जब जब जनता जागती है, जेन जी जागता है, तब तब भारतीय जनता पार्टी भागती है। भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सिर्फ भगाओ जनता पार्टी हो रही है या भागो जनता पार्टी हो रही है। अखिलेश यादव जी को रोज कोई ना कोई बयान जारी करना है, और मुझे लगता है इस चुनाव में विश्वास लोगों का योगी आदित्यनाथ के साथ है। और जब से वो हारे हैं, उनका ये घिसा पिटा डायलॉग है कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। किस चुनाव में कौन सा नैरेटिव चल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यकीनन यूपी में राम मंदिर से वोट के आशीर्वाद की उम्मीद रही होगी, लेकिन चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक यूपी में चल गया विपक्ष का संविधान बचाव वाला नैरेटिव, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2024 में सबसे कम सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिल गई। अब की बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जेन जी दांव चलने की उम्मीद है। और ऐसे में अखिलेश यादव ने तो बाकायदा अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव की अगुवाई में पार्टी के युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज को जंतर मंतर की ड्यूटी पर लगा दिया था। डिंपल यादव ने 20
जो जुलाई का संसद चलो मार्च था उस पर भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा भी कई मौकों पर आंदोलनकारी छात्रों और सोनम वांगचुक के साथ जंतर मंतर पर वो नजर आई थी। अब आंदोलन हो चुका है खत्म, तो समाजवादी पार्टी इसका डिविडेंड यानी लाभांश यूपी के चुनाव में वसूलना चाहती है, जहां मई 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 29 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी 21.19% है। इसी आंकड़े के हिसाब से यूपी का हर 5वां वोटर मतलब जेनजी वोटर हो गया। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में 15 करोड़ से ज्यादा वोटर थे और इनमें 18 से 29 साल के वोटर्स की तादाद करीब 3 करोड़ थी। तो युवा वोटर्स की इतनी बड़ी संख्या नतीजे का रुख मोड़ने के लिए काफी है। ऐसे में 2027 के चुनाव में यूपी की हर पार्टी का फोकस जेन जी और युवा मतदाताओं पर है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी के जेन जी 80 से 120 सीटों के नतीजे बदलने का दम रखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 99 सीटों पर हार और जीत का अंतर महज 1000 वोट से लेकर 10,000 के बीच था। इनमें से 55 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, 35 सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिल पाई थी। यानी जो कम वोटों के अंतर से हार जीत वाली सीटों पर जेन जी गेम चेंजर का रोल निभा सकता है। इस सब के बीच पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में युवा मतदाताओं के बीच किसका पलड़ा भारी रहा है उसे भी देखना जरूरी हो जाता है। यूपी में चुनाव की उल्टी गिनती के बीच अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जुबानी तीर चलाने तेज कर दिए हैं। अब उन्होंने गौमूत्र की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा। पहले अखिलेश यादव का बयान सुन लीजिए और फिर इस पर हो रहे सियासी घमासान और गौमूत्र खरीद की कहानी भी बताऊंगी विस्तार से। अरे कट्टी भरो दियाओं ने 1 लीटर 10 रुपए बेच रहे हैं। अखिलेश जी, योगी जी मुख्यमंत्री एक रंग की। आप बताओ तो अब तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला ली थी, आप क्या चालू कर रहे हो कि गौमूत्र लाइए। आप हमने इकट्ठा कर लिया इनके लिए 200 लीटर कट्टी में। अभी लखनऊ की टीम को भिजवाएंगे कि 200 लीटर कट्टी में गौमूत्र है, इसका पैसा भिजवा दो। तो 200 गुणा 10 2000 रुपए मिल गया हमें। अखिलेश यादव यूपी सरकार की गौमूत्र खरीद योजना पर भले ही तंज कस रहे हों, लेकिन ये स्कीम है 100% सच। दरअसल यूपी सरकार ने बुलंदशहर जिले से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसमें किसानों से गौमूत्र खरीद रही है सरकार। जड़ी बूटियां मिलाकर उस गौमूत्र का इस्तेमाल खेती के लिए किया जा रहा है। केमिकल कीटनाशकों की जगह इस गौमूत्र का इस्तेमाल जैविक खेती में किया जा रहा है और इसके लिए अभी बुलंदशहर के 15 गांव में गौमूत्र इकट्ठा किया जा रहा है। किसानों से 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीद रही है सरकार। गौमूत्र इकट्ठा करने के काम में 300 महिलाओं को लगाया गया है, जिन्हें प्रति लीटर 2 रुपए का कमीशन दिया जा रहा है। फिलहाल बुलंदशहर में रोजाना 500 लीटर गौमूत्र इकट्ठा किया जा रहा है। आने वाले समय में 20 रुपए प्रति लीटर के भाव से भी गौमूत्र खरीदने की सरकार योजना बना रही है। तो ये पहले गौपालकों और महिलाओं के लिए आमदनी का एक नया जरिया बना, लेकिन अखिलेश यादव इसका मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे उन्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वाली कांग्रेस सरकार की अगुवाई में गोबर गौमूत्र खरीदने की योजना लाई गई थी। हालांकि चुनाव में उसका फायदा भूपेश बघेल को नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदने की स्कीम यहां शुरू हुई थी। गुजरात में भी 5 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदने की योजना चली। उत्तर प्रदेश में 10 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदने का यह पायलट प्रोजेक्ट आजकल चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसकी खिल्ली उड़ा रही है, जिसे बीजेपी अखिलेश यादव की मुस्लिम परस्ती का नतीजा बता रही है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ जी, अजय सिंह बिष्ट जी, मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी। अब नया उन्होंने बिजनेस इजाद किया है, वो है कि गोमूत्र बेचने का। तो गोमूत्र तो उत्तर प्रदेश में पशुपालकों के पास है, सब पशुपालक के घर में गोमूत्र निकलता है। तो कितना जल्दी आपकी जो सरकारी जो जुमला है वो कब आएगा? किसानों के घर से आप गोमूत्र लीजिए। छत्तीसगढ़ की तरीके से गौमूत्र बिकवा कर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने होने चाहिए। यहाँ पर इस गौमूत्र का प्रोसेसिंग प्लांट भी होना चाहिए। जिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का बजट और अर्थव्यवस्था कसाईयों पर निर्भर थी, उन्हें गाय गोबर और गौमूत्र से तो परहेज हो गया ही। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के असली चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है। और जनहित में अब बात देश भर में फलते फूलते मिलावट के तंत्र की। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक
आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो मिलावट से बच गई हो। खुले में बिक रहा खाने पीने का सामान हो, सीलबंद पैकेज फूड हो, इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसमें किसी तरीके की मिलावट ना हुई हो। मिलावट एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुकी है। इसका सीधा असर जनता की सेहत से जुड़ा है। इसके बावजूद देश भर में मिलावटखोरी का ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां मिलावटखोरी का गोरख धंधा ना चले। मोटे मुनाफे के लिए मिलावटखोर लगातार लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। खाने पीने के हर सामान में बड़े पैमाने पर घालमेल किया जा रहा है, चाहे वो दूध हो, घी हो, पनीर हो, आटा, रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मसाले। हालत तो ये है कि आपकी थाली में परोसे जाने वाली हर चीज या तो वो मिलावटी है या सीधे सीधे आप मानकर चलिए कि वो नकली है। लेकिन आम जनता की सेहत इस खिलवाड़ को देखते हुए अब देश भर में फूड सेफ्टी एजेंसियां हरकत में आई हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। यूपी में खाद्य विभाग ने कई जिलों में नकली पनीर, मावा बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियान चलाया है। बड़े पैमाने पर नकली पनीर और मिल्क प्रोडक्ट्स बरामद किए गए हैं। इसी तरह गुजरात के गांधीनगर में नकली घी की फैक्ट्री पर छापा पड़ा। इस नकली घी की कीमत 1,67,00,000 रुपए से ज्यादा थी, जिसे मिलावटखोर बाजार में खपाने की तैयारी में थे। लेकिन मिलावटखोरों पर सबसे तगड़ा एक्शन आजकल महाराष्ट्र में दिख रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में एफडीए ने अभियान चला रखा है, जिसपे नकली दूध, पनीर, घी के धंधे से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल करीब 3 महीने पहले एक तेज तर्रार अफसर तुकाराम मुंढे ने महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की कमान संभाली। मुंढे ने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी रोकने और खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करवाना शुरू कर दिया। अब मैं फूड सेफ्टी में काम कर रहा हूँ, कमिश्नर फूड सेफ्टी बोलते हैं। तो मुझे ये बोलना है कि हम जो इंडिपेंडेंस है वो खाने में भी इंडिपेंडेंस रखें। इंडिपेंडेंस ऐसा रखें कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, स्टैंडर्ड फूड हो, सेफ फूड हो, ना कि जस्ट टेस्ट के लिए। तो तुकाराम मुंढे के इस बयान से आपको उनके तेवरों का अंदाजा तो हो ही गया होगा। इसी अंदाज की वजह से तुकाराम की चर्चा देश भर में है। मिलावट की समस्या सीधे आम इंसान की सेहत से जुड़ा मामला है। ऐसे में महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मिलावटखोरों के साथ साथ खाद्य पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं। मुंढे की अगुवाई में एफडीए ने हाल के कुछ दिनों में स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर 14 फूड डिलीवरी सेंटर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। एक नामी पिज्जा ब्रांड के 3 आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे के 2 मेस का लाइसेंस खत्म होने पर काम बंद करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन में भी गंदगी की शिकायत पर तुकाराम ने सख्त रुख अपना लिया है। त्योहारों का सीजन आने वाला है और उसके साथ मिलावटखोरों का सीजन भी आएगा। इसीलिए महाराष्ट्र से प्रेरणा लेते हुए यूपी सरकार भी अब आ गई है फुल फॉर्म में। मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए योगी सरकार ने यूपी में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है। इसी के तहत तो डेयरी प्रोडक्ट्स में खतरनाक केमिकल और मिलावट पर तत्काल कार्रवाई होगी। जहां भी मिलावट हो रही होगी उस जगह को सील करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। यूपी में बड़े बड़े ब्रांड्स भी अब इससे नहीं बच पाएंगे और अगर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट में मिलावट की पुष्टि हो गई ना तो पूरे राज्य में उस ब्रांड की बिक्री बंद होगी। दूसरे राज्य से आए प्रोडक्ट में मिलावट अगर पाई गई तो उसे भी प्रदेश भर में बिकने नहीं दिया जाएगा। इसी महीने यूपी में कई जगहों पर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन हुआ है। गाजियाबाद, हापुड़ में रेड के दौरान कुल 3 क्विंटल नकली पनीर और खोया मिला, जिसे नष्ट किया गया। गाजीपुर में गाइडलाइंस के हिसाब से आटा नहीं बन रहा था तो उसे भी सीज किया गया। गोरखपुर में तो काली मिर्च नकली बिक रही थी। फलों के बीज को रंगकर उसे काली मिर्च बताकर बाजार में बेच रहे हैं। सोचिए, ऐसे तो होता है आपकी हमारी सेहत से खिलवाड़। लखनऊ में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएसडीए ने कुछ मटेरियल्स का उदाहरण दिया है जिन्हें आपके खाने के सामान में मिलाकर सीधे सीधे आपको ठगा जा रहा है। मुनाफाखोरी करने वाले लोग दूध में झाग लाने के लिए डिटर्जेंट की मिलावट कर देते हैं। मिठाइयों में सस्ता लिक्विड ग्लूकोज मिलाकर उसका वजन बढ़ा देते हैं। ब्लीचिंग एजेंट, व्हाइटनिंग एजेंट से कलर बदल देते हैं। सफेदी देने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड से रंग दिया जाता है। खाने के सामान में टैल्कम पाउडर तक मिला देते हैं ये नकली के नक्काल।
अगर आप रेलवे में सफर के दौरान स्टेशन में लगे वाटर कूलर या स्टेशन में लगे नल से पानी पीते हैं तो अगली बार वहां की स्वच्छता पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में कुछ स्टेशंस के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया मिलने की बात कही गई। रेलवे के 4 अलग अलग जोन्स के रेलवे स्टेशंस में चेकिंग की गई थी। इसमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और उसके साथ हैदराबाद और कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन का पानी खराब पाया गया। रेलवे के वाटर कूलर और नल के पानी में ई कोलाई नाम का वो बैक्टीरिया मिला जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, डायरिया, किडनी फेलियर तक हो सकता है। ऑडिट के दौरान 89 स्टेशंस में यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाएं तक नहीं थी। हालांकि अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशंस में खराब वाटर कूलर बदले जाएंगे और इसके साथ ही 20,000 जगहों पर नया फिल्टरेशन सिस्टम भी लगेगा। और अब आज का जनहित मंत्र। आज का काम कल पर टालना सिर्फ आलस नहीं है, ये अपनी सफलता को टालना भी है। तो जनहित में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।